ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड ली से मिलते हैं, जो डोंगू यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन का काम करती है। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक कैफे भी चलाती है। वो अपनी कॉलीग के साथ डॉक्टर जिन के बारे में गॉसिप कर रही थी, जो उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। तभी डॉक्टर जिन एक बुक लेकर वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर ली गलती से अपनी कॉफी थूक देती है। जिन बुक को एक्लाबुसियर से बचाने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। ली जल्दी से अपोलोजाइज करती है। डॉक्टर जिन कहानी के मेल लीड है, जो डोंगू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक पॉपुलर डेंटिस्ट है। इसके बाद हम ली के 2 बेस्ट फ्रेंड्स से मिलते हैं। पहली है माई, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनके कैफे में पार्ट टाइम काम करती है। दूसरी है ओयुइन, जो डॉक्टर जिन के अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर है। अगले सीन में ली घर लौटती है तो उसकी मॉम वहाँ होती है, जो कंप्लेंट करती है, तुम 26 साल की हो गई हो और अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ली जवाब देती है, अभी बहुत टाइम है, अभी मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसके दांत सीधे नहीं है और दावा करती है कि इसी वजह से कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। वो ली को डेंटिस्ट के पास खींच कर ले जाती है। हालांकि ली मना करती है क्योंकि इसका मतलब ब्रेसेस लगवाना होगा। हॉस्पिटल में ली अपनी कॉलीग डोडो को डॉक्टर जिन के पास रोते हुए देखती है। वो गलती से मान लेती है कि डॉक्टर जिन डोडो का बॉयफ्रेंड है। असल में डोडो उनकी स्टूडेंट है और उसका बॉयफ्रेंड भी डॉक्टर जिन का ही स्टूडेंट है। डॉक्टर जिन तो बस उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में हेल्प कर रहे थे। ली एक सीनियर डेंटिस्ट से कंसल्ट करती है, जो उसे बताता है तुम्हारे 4 दांत निकालने पड़ेंगे। ली भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और अगले दिन के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर देती है। बाद में ली अपनी परेशानी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। अचानक एक बूढ़ी औरत उसे रोकती है और जानबूझकर नीचे बैठ जाती है और कहती है, तुमने मुझे नीचे धकेल दिया। बूढ़ी औरत पैसे मांगती है। ली समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर वो औरत बेहोश हो जाती है और ली CPR देना शुरू कर देती है। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तभी डॉक्टर जिन आते हैं और उस औरत को होश में लाते हैं। एम्बुलेंस आती है और बूढ़ी औरत को ले जाती है। जिन ली की तारीफ करते हैं, तुमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया। लेकिन बूढ़ी औरत जिद करती है, इसने मुझे धक्का दिया। तो जिन ली को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा लेते हैं। एली उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनते। हॉस्पिटल में जिन ली से बूढ़ी औरत के ट्रीटमेंट के लिए पे करने को कहते हैं। ली समझाने की कोशिश करती है, वो बूढ़ी औरत एक फ्रॉड है, लेकिन जिन उसे लगभग डांट ही देते हैं। ली को उन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी फ्रेंड ओयुइन वहाँ आती है, लेकिन ली पहले ही बिल पे कर चुकी थी। वो जिन पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब ओयुइन जिन को बताती है वो बूढ़ी औरत सच में नाटक कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुकी है। इसी बीच ली गुस्से में चली जा रही थी और जिन को उन सभी बुरी चीजों के लिए ब्लेम कर रही थी जो उसके साथ होने लगी थी। उसके जूते में च्युइंग गम चिपक जाता है, उसकी बस छूट जाती है और धूप वाले दिन अचानक बारिश होने लगती है। वो अपनी सारी बैड लक के लिए जिन को ब्लेम करती है। पूरी तरह भीगकर वो अपना ID कार्ड लेने वापस लौटती है। जिन एक अम्ब्रेला के साथ वहाँ दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ली पूछती है, क्या तुम अपोलोजाइज करने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे? जिन जवाब देते हैं, नहीं, मैं बस घर जा रहा था। मैंने तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हें ये अम्ब्रेला दे दूं। ली जवाब देती है, उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कार में राइड ऑफर करने की जरूरत नहीं है। जिन जवाब देते हैं, नहीं, मेरा घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगले दिन ली की मॉम उसे वापस हॉस्पिटल ले आती है, लेकिन डॉक्टर वांग जिनसे उसका अपॉइंटमेंट था छुट्टी पर थे। वहाँ 2 और डेंटिस्ट अवेलेबल थे, डॉक्टर शुहान और डॉक्टर जिन। जिनका नाम सुनते ही ली जल्दी से डॉक्टर शुहान के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। डॉक्टर शुहान उसे एनेस्थेटिक देने के बाद एक दांत निकालते हैं, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से ली को बहुत तेज दर्द होता है। घबराकर डॉक्टर शुहान डॉक्टर जिन को बुलाते हैं, जो ली को चेक करके बताते हैं सिर्फ 2 दांत निकालने की जरूरत है और वो बिना किसी दर्द के आसानी से उन्हें निकाल देते हैं। फिर उसके ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं, जिससे उसके गाल सूजे हुए लग रहे थे। उसकी माम को वो क्यूट लगती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर शुहान का ट्रांसफर हो रहा है और ली को रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर जिन के पास जाना होगा, जो ली बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी माम जिद करती है और उसे रेगुलर मेंटे हॉस्पिटल वापस लाती रहती है। बाद में उसकी फ्रेंड डोडो का कॉल आता है, क्या तुम मेरे लिए यूनिवर्सिटी जा सकती हो? डॉक्टर वांग की क्लास के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरे ग्रेड्स पर असर पड़ेगा। ली एक हुडी और कैप पहनकर क्लास में चुपके से घुस जाती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर वांग की जगह डॉक्टर जिन को खड़ा पाती है। वो घबरा जाती है और डोडो की अटेंडेंस लगाना भूल जाती है। ये कहकर निकलने की कोशिश करती है कि मैं गलती से रॉन्ग क्लास में आ गई। जिन उसे डोडो के नाम से बुलाते हैं और बैठने के लिए कहते हैं, यहाँ तक कि नोट्स लेने के लिए भी कहते हैं। ये सब लिखने के बाद ली पागल हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो पिछले दरवाजे से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर की वजह से जिन उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करवाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद भी वो उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें डोडो की जगह यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई का लॉस होगा और वो एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। वो उसे जाने से पहले अपनी मेडिकेशन लेने की भी याद दिलाते हैं। अगले दिन जिन फिर से लाइब्रेरी आते हैं। ली की कॉलीग बहुत एक्साइटेड हो जाती है और चुपके से उनकी पिक्चर्स और वीडियो लेने लगती है। वो एलाई के फोन से रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके फोन का कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेहतर था। फिर ली जिन से छिपते हुए काउंटर पर आती है, लेकिन जिन उससे एक बुक के बारे में पूछते हैं। जैसे ही वो अपने फोन पर उसे ढूंढती है, वो उसकी फोटोज और वीडियोस नोटिस कर लेते हैं। ली एक्सप्लेन करती है, मैंने ये पिक्चर्स नहीं ली, मेरी कॉलीग ने ली है। उसने बस मेरा फोन यूज किया क्योंकि कैमरा बेहतर है। फिर वो उनके लिए बुक ढूंढ देती है। बाद में जिन बुक लेकर लौटते हैं और ली को स्पाइसी फूड खाने से बचने के लिए कहते हैं और वार्न करते हैं, इससे इन्फेक्शन हो सकता है।
ली एम्बेरेस्ड महसूस करती है लेकिन उन्हें थैंक्स कहती है। जिन उसे सलाह देते हैं रेगुलर फूड ही खाओ और चले जाते हैं। बाहर एक लड़की जिन को कुछ बबल टी देती है जिसे वो जाने से पहले ली को दे देते हैं। लाई हैरान हो जाती है और सोचती है क्या जिन सच में मेरे लिए बबल टी लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़े थे। माई जो सेकंड फीमेल लीड है का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था तो उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। तभी डेंग जो सेकंड मेल लीड और ली का यंगर ब्रदर है वहाँ आता है। डेंग जो एक टोटल प्ले बॉय है माई को टीज करना शुरू कर देता है लेकिन फिर कहता है चलो डिनर पर चलते हैं। रेस्टोरेंट में ग्रुप बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। खाना एंजॉय करते हुए वे लड़कों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और जब डेंग आता है तो वे अपने जोक्स का रुख उसकी तरफ मोड़ देते हैं। वे सब प्लेफुली बहस करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मजाक डेंग का ही बनाते हैं। अगले दिन ली अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर जिन चेकअप करते समय उसे एक कंफर्टिंग कहानी सुनाते हैं जिससे उसे रिलैक्स होने में हेल्प मिलती है और कोई दर्द महसूस नहीं होता। बाद में जिन कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ लेकिन ली मना कर देती है और बारिश में बाहर चली जाती है और आखिरकार एक बस पकड़ लेती है। जिन उसे एक मैसेज भेजते हैं अपना ख्याल रखना और उसे क्या खाना चाहिए इस पर एडवाइस देते हैं। ली जिन के केयरिंग नेचर की वजह से उनके बारे में सोचना शुरू कर देती है। इसी बीच ओयुइन एक गेम खेल रही होती है जब बहुत सारे एडवर्टाइजर्स उसे अपने क्लब्स ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करते हैं जिससे वो नर्वस हो जाती है। तभी एक लड़का उससे पूछता है क्या आप मुझे दिशाएं बता सकती हैं, लेकिन जब वो जवाब देने के लिए मुड़ती है तो गलती से उसे थप्पड़ मार देती है। ओयुइन अपोलोजाइज करती है और लड़का एक्सप्लेन करता है मैं मलेशिया से हूँ और डोंगू यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओयुइन उसे डायरेक्शंस देती है लेकिन वो समझ नहीं पाता तो वो उसे वहाँ ले जाने की ऑफर करती है। वो उसे मेडिकल डिपार्टमेंट दिखाकर चली जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम यूचेंग है और वो डॉक्टर जिन की आंट के फ्रेंड का बेटा है। वो उसे डॉक्टर जिन को सौंप कर चली जाती है। दूसरी तरफ माई अपना मूड ठीक करने के लिए डेंग के साथ गेम्स खेलने जाती है। हालांकि गेम में चीजें ठीक नहीं चलती तो वे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। माई डेंग के साथ कुछ पिक्चर्स लेती है इस उम्मीद में कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेलस हो जाएगा। डेंग हालांकि कहता है कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। फिर वो कहता है तुम्हारे नेक्स्ट बॉयफ्रेंड के लिए गुड लक और चला जाता है। अगले दिन ली और माई पहाड़ पर एक हॉट स्प्रिंग होटल जाने का प्लान बनाती है। ली बस से काफी दूर निकल जाती है लेकिन माई ट्रैफिक में फंस जाती है। फिर माई को पता चलता है कि उसके फादर को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ली जो सफर में काफी आगे निकल चुकी थी होटल जाने का फैसला करती है। हालांकि जब वो बस स्टॉप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आखिरी बस जा चुकी है। बर्फबारी शुरू हो जाती है और वो राइड का इंतजार करती है। चारों तरफ कोहरा था और एक कार तेजी से गुजरती है तो वो उसके पीछे भागती है रुको चिल्लाते हुए। थोड़ी देर बाद कार रुकती है और डॉक्टर जिन बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा। ड्राइव के दौरान रेडियो पर एक गोस्ट स्टोरी चल रही थी जिससे ली अनईजी महसूस करती है लेकिन वो जिन के सामने डरना नहीं दिखाना चाहती इसीलिए वो उसे बंद नहीं करती। थोड़ी देर बाद जिन को एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो उसे अटेंड करने के लिए गाड़ी किनारे लगा देते हैं। ली कॉल कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करने के लिए उनके ईयरफोन्स ले लेती है। आखिरकार वे होटल के पास एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें बाकी का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। जिन उसके लिए लाइट जलाते हैं और वे साथ साथ चलते हैं। ऊपर पहुंचकर ली थोड़ी बर्फ खाकर देखती है लेकिन इससे उसके मसूड़ों से खून बहने लगता है। जिन उसके दांत चेक करते हैं और जब वो उनका हाथ छूती है तो उसे महसूस होता है कि वो बहुत गर्म है। जिन को तेज फीवर था। ली उसे अपनी दूसरी बनी हैट देती है और वे होटल की ओर बढ़ते रहते हैं। होटल में कोई एक्स्ट्रा रूम अवेलेबल नहीं था इसीलिए ली जिन को अपने डबल बेड रूम में ले आती है। उसे मेडिसिन देने के बाद ली उसे सुलाने में हेल्प करती है। जैसे ही वो खुद सोने वाली होती है दरवाजे पर नॉक होता है। उसकी एक और फ्रेंड शिया आ गई थी। ली पैनिक हो जाती है क्योंकि अगर शिया को पता चल गया कि उसके रूम में एक लड़का है तो वो ये खबर हर जगह फैला देगी। ली जिन से कहती है चुप रहना ताकि शिया को लगे कि यहाँ कोई नहीं है लेकिन तभी ली का फोन बज उठता है। शिया समझ जाती है कि ली अंदर है तो ली जल्दी से जिन के ऊपर एक ब्लैंकेट फेंकती है और दरवाजा खोलती है। शिया ब्लैंकेट के नीचे कुछ नोटिस करती है लेकिन ली उस पर कूद जाती है और कहती है मेरा रूम गंदा है इसीलिए मैंने अपनी सारी चीजें ब्लैंकेट के नीचे छिपा दी है। फिर वो शिया को उसके अपने रूम में भेज देती है ये प्रिटेंड करते हुए कि उसे नींद आ रही है। जब ली जिन को चेक करती है तो वो उसे अनकॉन्शियस पाती है। घबराकर वो उसकी ब्रीदिंग चेक करती है लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। डरकर वो सीपीआर देना शुरू कर देती है लेकिन जिन तो बस मजाक कर रहे थे। हंसते हुए वो कहते हैं अगर मैं थोड़ी देर और ब्लैंकेट के नीचे रहता तो मेरी सांस सच में रुक जाती और जिस तरह से तुम मुझे सीपीआर दे रही थी मैं बच नहीं पाता। इसके बाद वे दोनों सोने की कोशिश करते हैं लेकिन ली जिन की वजह से अनकंफर्टेबल थी। वो अपने ईयरफोन्स वापस लेती है और म्यूजिक सुनती है और आखिरकार जिन के बगल में शांति से सो जाती है। हॉस्पिटल में माई अकेली थी। डेंग उसके लिए बहुत सारा खाना लाता है क्योंकि वो जानता था कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। हालांकि माई अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस थी और डेंग का लाया स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहती थी लेकिन डेंग खाने की इतनी तारीफ करता है कि माई खुद को रोक नहीं पाती और आखिर में खा लेती है। बाद में डॉक्टर बाहर आकर उसे बताते हैं तुम्हारे डैड की कंडीशन अब नॉर्मल है। माई और डेंग बहुत खुश होते हैं। इसी बीच ली सुबह उठती है और जिन को देखती रहती है। सोते हुए जिन बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहा था। अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देने के लिए वो जिन की एक पिक्चर लेकर ग्रुप में पोस्ट करने का सोचती है। हालांकि जब जिन अचानक उठ जाते हैं तो वो एम्बेरेस्ड महसूस करती है। बाद में ली बफेट से जिन के लिए अंडे चुराने की कोशिश करती है लेकिन शिया उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। ली जल्दी से एक बहाना बनाती है और भाग जाती है लेकिन शिया को शक हो जाता है और वो चुपके से उसका पीछा करती है।
नतीजतन शिया उसे उसके रूम के बाहर पकड़ लेती है। ली के एक्सप्रेशन से शिया समझ जाती है इसने जरूर अंदर किसी को छिपा रखा है। शिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन ली उसे रोकने लगती है। तभी उन्हें अपने कॉलीग्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वे सीन पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी कॉलीग के बेटे के मुंह में एक कील फंसी हुई है और लड़के के मुंह से बहुत खून बह रहा था। ली भागकर अपने रूम में जाती है और जिन को सब कुछ बताती है। फिर वो उसे बच्चे की हेल्प करने के लिए ले आती है। चूंकि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, जिन होटल के मेडिकल इक्विपमेंट का यूज करके लड़के के मुंह से कील को सेफली निकाल देते हैं। बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। बाद में ली को पता चलता है कि शिया ने एक ग्रुप चैट बनाया है जहाँ वे उसके और जिन के बारे में गॉसिप करते हैं। शिया गलती से ली को भी ग्रुप में ऐड कर देती है, इसीलिए वो सबके मैसेजेस पढ़ पाती है। ली अपने कॉलीग्स की वजह से हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जिन से अपोलोजाइज करती है। जब वो जिन को ढूंढ रही होती है तो उसकी आंटी आ जाती है। आंटी ने भी उनकी रात के बारे में सुन लिया था तो जिन जल्दी से उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर ली को अपनी फ्रेंड डोडो का एक मैसेज मिलता है। डोडो कहती है, जब मैं यहाँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी तो मैंने टेम्पल में एक ब्लू लव लॉक लगाया था, क्या तुम उसे मेरे लिए हटा सकती हो? ली टेम्पल जाती है और डोडो के नाम का लव लॉक ढूंढना शुरू कर देती है। ये सोचते हुए कि डॉक्टर जिन डोडो का एक्स बॉयफ्रेंड है, वो कहती है अगर जिन यहाँ होते तो उन्होंने अब तक लव लॉक ढूंढ लिया होता। तभी जिन वहाँ आ जाते हैं। वो अभी भी लव लॉक ढूंढ रही थी जब उसे ज्यादा देर तक बैठने की वजह से अपनी पीठ में थोड़ा दर्द महसूस होता है। वो कुछ फनी स्ट्रेचेस करने लगती है। जब वो मुड़ती है तो वो जिन को देखती है। ली उसे डोडो के बारे में सब कुछ बताती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर करती है। तुमने डोडो के साथ ब्रेकअप क्यों किया? जिन फिर लॉक ढूंढने में उसकी हेल्प करते हैं। उन्हें लॉक मिल जाता है लेकिन उस पर डोडो और डॉक्टर शुहान का नाम लिखा था और ली को एहसास होता है कि उसने गलत समझा था। जिन सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और वे कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। जिन सनसेट देखना चाहते थे तो ली उन्हें एक शॉर्टकट दिखाती है। साथ में वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और ब्यूटीफुल सनसेट का आनंद लेते हैं। बाद में ली अपने रूम में लौटती है जहाँ माई भी आ जाती है। माई ने भी ली और डॉक्टर जिन के रात साथ गुजारने के बारे में सुन लिया था। वो कहती है, तुम्हारे कॉलीग्स ने मुझे ये भी बताया कि जब उसने डॉक्टर जिन से अकेले में बात की और कहा कि हम सब ली का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो उन्होंने उसे थैंक यू कहा, जिसका मतलब है डॉक्टर जिन तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन ली जिद करती है ऐसा कुछ नहीं है। उस रात जैसे ही वो सो रही थी ली जिन के बारे में सोचती रहती है। दूसरी तरफ जिन भी उसके बारे में सोच रहा था। जिन ली से मिलने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है। जब वो पहुंचता है तो उसकी फ्रेंड सियाओ उसे बताती है ली की मॉम ने उसकी एक ब्लाइंड डेट सेट की है और उसे रेस्तरां का नाम बताती है। जिन यू चांग को अपने साथ रेस्तरां ले आता है। चारों ओर देखने के बाद उसे ली नहीं दिखती तो वो थोड़ा निराश महसूस करता है। इसी बीच ली अपने ब्लाइंड डेट के साथ एक प्राइवेट रूम में डिनर कर रही थी। उसे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता था। वो उसे इनवाइट करता है, चलो डिनर करते हैं और एक मूवी देखने चलते हैं। ली अपनी मॉम की वजह से मान जाती है लेकिन वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है। तभी जिन उसे देख लेते हैं और वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिन उससे उसकी डेट के बारे में पूछता है और ली उसे बताती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर जिन बहुत खुश हो जाता है। हालांकि ली को अपनी मॉम की वजह से अभी भी अपनी डेट के साथ मूवी देखने जाना था। जिन पूछता है मूवी का नाम क्या है और थिएटर कहाँ है। फिर वो कहता है आज मेरे पास कोई प्लान्स नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगा। जिन फिर यू चांग को भी अपने साथ थिएटर आने के लिए इन्वाइट करता है। वे सब मूवी थिएटर पहुंचते हैं। मूवी के दौरान ली को ठंड लगने लगती है। उसकी ब्लाइंड डेट अपना जैकेट उतारकर उसे दे देती है जो जिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यू चांग भी ये नोटिस करता है। वो ब्लाइंड डेट के जैकेट को जमीन पर गिरा देता है और कहता है अब ये गंदा हो गया है। उसी समय जिन अपना कोट उतारकर ली को दे देता है। उन्हें करीब लाने में हेल्प करने के लिए यू चांग जिन के साथ अपनी सीट स्विच कर लेता है। अब ली बोर्ड नहीं थी क्योंकि वो और जिन बात करते हैं और बाकी की मूवी साथ में एंजॉय करते हैं। मूवी के बाद जिन ऑफर करता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ली को भूख लगी थी तो जिन उसे उसका फेवरेट फूड खिलाने के लिए मार्केट ले जाता है। जब ली खा रही थी जिन उसके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर रहा था। जिन बहुत खुश था। उसके पास वीचैट अकाउंट नहीं था तो ली उसे एक सेटअप करने में हेल्प करती है और उसे एज अ फ्रेंड ऐड कर लेती है। इसी बीच माई डिंग को बताती है ली को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, डॉक्टर जिन। डॉक्टर जिन का नाम सुनते ही डिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सीधे ली के घर जाता है। जब जिन ली को ड्रॉप करता है तो वे डिंग को वहाँ गुस्से में खड़ा देखते हैं। वे दोनों उससे बात करने के लिए कार से बाहर निकलते हैं। डिंग गुस्से में जिन से कहता है तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? अब तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जिन डिंग को नहीं पहचानता तो डिंग ली से पूछता है तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? उसने तुम्हें घर क्यों ड्रॉप किया? ली जवाब देती है डॉक्टर जिन एक डेंटिस्ट है, मैं उनसे अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मैं अकेले घर आ रही थी इसीलिए उन्होंने मुझे राइड दे दी। डिंग कुछ नहीं कहता या करता है तो ली डॉक्टर जिन से घर जाने के लिए कहती है। डिंग ली को अपने घर के अंदर ले जाता है। डिंग उसे बताता है मैं और डॉक्टर जिन मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक एक ही क्लास में थे। जिन मुझसे ज्यादा पॉपुलर था। स्कूल की सारी लड़कियां जिन के पीछे पागल थीं और इसीलिए मुझे भी जिन पसंद नहीं है। फिर वे दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। बाद में ली डिंग को ड्रॉप कर देती है। उस रात वो जिन के साथ वीचैट पर चैट करना शुरू कर देती है।
जिन उससे पूछता है कि क्या वो अपने मेटल ब्रेसेस बदलवाएगी, लेकिन वो जानता है कि उसके बाद उसे ली से ज्यादा मिलने का कोई बहाना नहीं मिलेगा, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। ली फिर अपना रोमांस नॉवेल लिखना शुरू कर देती है, जिसमें वो जिन के साथ खुद को इमेजिन करती है, जिसमें जिन उसे प्रपोज कर रहा होता है। इस ख्याल से ली ब्लश करने लगती है। इसी बीच हॉस्पिटल में जब डॉक्टर जिन के सहयोगियों और नर्सों का वीचैट देखते हैं तो वे शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखने के बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर जिन किसी के साथ डेट पर गए थे, लेकिन जिन उनसे कहता है चुप रहो और वापस काम पर लग जाओ। लाइब्रेरी में ली एक लड़के को अपसेट देखती है। ये वही लड़का था जिसके मुंह में पहले कील फंसी थी। जब ली उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है मेरी फ्रेंड लीसा मुझसे बात नहीं कर रही है, उस कील की वजह से मेरे फेस पर एक स्कार आ गया है। ली उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो कहती है लुक्स मैटर नहीं करते, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो लीसा तुमसे जरूर दोबारा बात करेगी। वो जवाब देता है अगर लुक्स मैटर नहीं करते तो इस लाइब्रेरी में सिर्फ तुम ही क्यों हो जिससे कभी शादी नहीं होगी। जीन आता है और हंसने लगता है, लेकिन वो उसे बताता है ये सच नहीं है। ली इस लाइब्रेरी की सबसे प्रीटीएस्ट लड़की है, बहुत से लड़के उसे पसंद करते हैं। ली गर्व से कहती है सुना डॉक्टर जिन ने क्या कहा। तब लड़का जिन से कहता है जिस तरह से आप ली को देख रहे थे मुझे लगता है आप भी उसे पसंद करते हैं। सीन थोड़ा अव्यक्त हो जाता है तो जिन एक बुक ढूंढने का नाटक करता है। फिर ली उसके साथ डैंग के डैड से मिलने जाती है। हमें पता चलता है कि ली की मॉम ने डैंग के डैड से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी कुछ ही साल चली क्योंकि ली की मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। इसीलिए डैंग उसका स्टेप ब्रदर है। पहले तो डैंग उसे पसंद नहीं करता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि ली के आने के बाद डैंग के डैड उसे ज्यादा अटेंशन देने लगे थे। डिंग चाहे उसे कितना भी नापसंद करता हो, जब भी वो मुश्किल में होती थी वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा करता था। डैंग के डैड हमेशा उसे अपनी बेटी मानते हैं और डैंग उसे अपनी छोटी सिस्टर मानता है। प्रेजेंट में वापस आते हुए डैंग ने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक वॉलंटियर डेंटिस्ट का इंतजाम किया था, लेकिन उस डेंटिस्ट ने आने से मना कर दिया। तो इस बहाने से ली डैंग से बच्चों के चेकअप के लिए जिन को बुलाने के लिए कहती है। डैंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो मान जाता है। रात में ली की मॉम कॉल करती है और कहती है गोंग जिस लड़के के साथ तुम डेट पर गई थी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो उसे गोंग से बात करने और आगे बढ़ने के लिए कहती है, तो ली नेटवर्क इश्यू कहकर कॉल काट देती है। फिर ली जिन को टेक्स्ट करती है और कहती है एक ऑर्फनेज है जहां मैं चाहती हूँ कि आप चेक ऑन करें, जिस पर जिन जाने के लिए मान जाता है। जिन के पास अच्छे इमोजीज नहीं थे तो ली उसे अपने फोन से बहुत सारे इमोजीज भेजती है। फिर वे दोनों इमोजीज में चैट करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ली के मेटल ब्रेसेस की जगह क्लीनर अलाइनर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे लाई बहुत खुश हो जाती है। फिर डैंग अपनी कार लेकर ली और डॉक्टर जिन को ऑर्फनेज ले जाने आया था, लेकिन उसने बैक सीट्स बच्चों के लिए गिफ्ट से भर रखी थी। इसीलिए डैंग अपनी सिस्टर को फ्रंट सीट पर बिठाता है और जिन से कहता है बैक सीट पर बैठ जाओ। जिन मान जाता है। फिर वे तीनों ऑर्फनेज पहुंचते हैं और बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। लौटते समय वे दोनों कार में सो रहे थे। सोते समय उनके सिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे डैंग मिरर से देख लेता है तो वो अचानक ब्रेक लगाकर कार रोक देता है। इस वजह से वे दोनों जाग जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद ली डॉक्टर जिन से रेगुलर चेकअप कराने जाती है, लेकिन ली की मॉम ने गोंग को ली के साथ टाइम बिताने के लिए भेजा था, लेकिन ली उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती और ऊपर से डॉक्टर जिन भी उसे ली से बात करने का मौका नहीं देते। ली से पहले उनके 4-5 और पेशेंट्स थे, तो डॉक्टर जिन उसे अपने ऑफिस की कीज देते हैं और कहते हैं तुम ऑफिस में रेस्ट कर सकती हो। ली भी गोंग को भगा देती है और डॉक्टर जिन के ऑफिस चली जाती है। इसी बीच गोंग नर्सिस से पूछने आता है डॉक्टर जिन और ली के बीच क्या रिलेशनशिप है, जिस पर नर्स जवाब देती है ली डॉक्टर जिन के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अब ये खबर हर जगह फैल जाती है कि ली डॉक्टर जिन की गर्लफ्रेंड है। ली भी कुछ नर्सिस को बात करते हुए सुन लेती है, जिससे सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उन तीनों को नहीं पता था कि ली उनके पीछे है। लेकिन तभी जिन भी पहुंच जाता है और उससे बहुत प्यार से बात करने लगता है। वो अपनी आंखों से इशारा करने लगती है कि वे तीनों हमें देख रहे हैं, लेकिन जिन समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है और कहता है थोड़ी देर वेट करो और चला जाता है। फिर ली को उसकी माम का कॉल आता है जो कहती है डॉक्टर जिन को डिनर पर इनवाइट करो, जिस पर ली जवाब देती है शायद वो बिजी होंगे, लेकिन उसकी माम कहती है अगर तुम उससे पूछोगी तो वो जरूर मान जाएगा। तो जिन के आने के बाद वो उसे इसके बारे में बताती है। जिन उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ आओगी, जिस पर ली जवाब देती है मुझे आना ही पड़ेगा। जिन कहता है मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर वो ब्लश करने लगती है। फिर वो अपने चेकअप से पहले ब्रश करना शुरू करती है, लेकिन उसका ब्रशिंग मेथड गलत था। तो डॉक्टर जिन आते हैं और उसे अपने हाथों से ब्रश करना सिखाते हैं, जबकि नर्स और बाकी स्टाफ उन्हें देख रहे थे, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वे सच में एक रिलेशनशिप में हैं। डिनर के बाद डॉक्टर जिन और ली जिन के घर से बाहर निकल रहे थे। जिन ने बहुत ज्यादा पी रखी थी तो ली को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। जिन की मॉम उसे बताती है मेरी नीस को वीचैट पर ऐड कर लो, वो भी ब्रेसेस लगवाना चाहती है। हालांकि ली जानती है कि जिन की मॉम उसे अपनी नीस के साथ सेटअप करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो जेलस हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वो जिन को कार तक ले जाने में हेल्प करती है। चूंकि जिन नशे में था ली को ड्राइव करना पड़ता है। वो उसे बताती है मैंने सिर्फ 6 बार ड्राइव किया है। इससे जिन थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन ली उसे रिएश्योर करती है मैं केयरफुल रहूंगी। वो उसका सीट बेल्ट बांधती है और जैसे ही वे करीब आते हैं उनकी आंखें मिलती हैं, जिससे ली नर्वस महसूस करती है। फिर वो कार स्टार्ट करती है और चली जाती है।
बाद में जिन की मॉम की नीस उसे मैसेजेस भेजती रहती है, लेकिन ली की वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। ली इन सभी मैसेजेस से थोड़ा अपसेट महसूस करती है, तो जिन अपनी मॉम की नीस को अपनी फ्रेंड लिस्ट से रिमूव करने का फैसला करता है। हालांकि वो 2 महीने तक ली को नहीं देख पाएगा, जिससे वो दुखी हो जाता है, खासकर क्योंकि ली अपने क्लियर अलाइनर्स को लेकर अपसेट थी। एक सुबह ली डॉक्टर जिन को कई मैसेजेस भेजती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिससे वो वरीड हो जाती है। वो अपने फ्रेंड से पिछली रात जो हुआ उसके बारे में बात करती है और वे उसे टीज करते हुए पूछते हैं, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? ली मना करती है, लेकिन वे पूछते रहते हैं, क्या डॉक्टर जिन तुम्हें पसंद करते हैं? ली जवाब देती है, मुझे श्योर नहीं है, कभी कभी लगता है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी बार मुझे लगता है कि वो मेरे जैसी सिंपल लड़की को पसंद नहीं करेंगे। फिर वे जिन के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन ली सवाल को अवॉइड करती है और भाग जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे जाने से रोकते हैं। बाद में ली जिन को टेक्स्ट करती है, क्या तुम न्यू ईयर ईव साथ में स्पेंड करना चाहते हो? जिन खुश हो जाता है और ली भी उसके बारे में सोचते हुए। अगले सीन में वे न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए साथ में बाहर जाते हैं। ली पास में ओयुइन और यू चेंग को नोटिस करती है और उन्हें साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वे चारों साथ में घूमने का फैसला करते हैं। लाई और ओयुइन अलास्कन हस्कीज देखते हैं और उन्हें एक आर्चरी कॉन्टेस्ट में जीतना चाहते हैं, तो वे जिन और यू चेंग से हेल्प मांगते हैं। ओयुइन यू चेंग को चीयर करती है, जबकि ली को विश्वास था कि जिन ही जीतेगा। हालांकि जिन और यू चेंग दोनों टारगेट मिस कर देते हैं, जिससे टाई हो जाता है। सिर्फ एक एरो बचा था ली और ओयुइन खुद आर्चरी करती है। ओयुइन 9 स्कोर करती है और ली परफेक्ट 10 स्कोर करती है। दोनों लड़के ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि ली और ओयुइन हांगकांग यूनिवर्सिटी की आर्चरी चैंपियंस है। जैसे ही न्यू ईयर ईव करीब आता है, वे चारों कैप्टन जैक स्पैरो के शिप पर चढ़ते हैं। कैप्टन अनाउंस करता है, जब काउंटडाउन खत्म होगा तो जो भी अपने पसंदीदा पर्सन को सबसे जोर से आई लव यू चिल्लाएगा, वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। जब काउंटडाउन खत्म होता है, जिन चिल्लाता है, ली आई लव यू, लेकिन यू चेंग और भी जोर से ओयुइन आई लव यू चिल्लाता है, जिससे जिन का कन्फेशन दब जाता है। बाद में ली कंफ्यूज थी क्योंकि उसने जिन को कुछ कहते हुए सुना था जिसमें उसका नाम था, लेकिन वो साफ साफ सुन नहीं पाई। वो ओवर थिंकिंग करने लगती है, लेकिन आखिर में खुद से कहती है, अगर जिन मुझे पसंद करते तो वो मुझे सीधे बता देते। वो ओवर थिंकिंग करना बंद करने की कोशिश करती है और सो जाती है। अगले दिन ली अपना च्यूइंग ट्यूब बदलवाने के लिए जिन के पास जाती है। जिन उसे एक स्पेशल ट्यूब देते हुए कहता है, ये कंपनी की तरफ से फ्री गिफ्ट है। ली को ये पसंद आता है, लेकिन बाद में उसे एक नर्स से पता चलता है कि हॉस्पिटल में इस तरह का च्यूइंग ट्यूब स्टॉक में नहीं रखते। दूसरी नर्स कहती है, डॉक्टर जिन ने ये जरूर तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया होगा। ली ब्लश करती है और चली जाती है। ड्राइव करते समय ली इसके बारे में सोचती रहती है और आखिर में जिन से पूछती है कि क्या ये सच में गिफ्ट में मिला था। जिन जिद करता है ये कंपनी से फ्री गिफ्ट था, लेकिन ली जानती थी कि ये खास तौर पर उसके लिए था। जब वे ली के घर पहुंचते हैं तो उसकी मॉम उन्हें देख लेती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। ली उसके पीछे जाती है और गोंग को रिजेक्ट करने के लिए अपनी मॉम से डांट खाती है। ली जवाब देती है, मुझे गोंग पसंद नहीं है। उसकी माम पलट कर कहती है, क्या तुम फैसले लेने से पहले अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकती? ली जवाब देती है, मेरे 3 फादर हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे यूज करना चाहते हैं। उसकी माम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा, पर अब तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें यूज कर रहे हैं। उसकी माम गुस्से में चली जाती है। जिन जो अभी भी कार में था, ली को चेक करने के लिए वापस आता है। वो उसके होंठ पर क्लियर अलाइनर्स की वजह से एक घाव देखता है और मेडिसिन लेने बाहर जाता है। जब वो लौटता है तो वो उसके गाल पर आइस पैक लगाता है और घाव को डिसइंफेक्ट करता है और पूछता है, क्या ये मेरी वजह से हुआ? देर हो चुकी थी तो जिन ऑफर करता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? इसके बजाय ली उसे एक रेस्तरां में ले जाती है, जहां वो अपनी मॉम से रूड व्यवहार करने के ग्लूट में बहुत ज्यादा पीती है। वो जिन को अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और जिन अपनी कहानी शेयर करता है, मेरे डैड मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे और मेरी मॉम भी उसके तुरंत बाद गुजर गई। तुम लकी हो, कम से कम तुम्हें अपनी मॉम से डांट खाने का एक्सपीरियंस तो मिला। उसकी कहानी सुनकर ली रोती है और ज्यादा पीती है। फिर वो कन्फेस करती है, मैं पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, और नशे में अजीब हरकतें करने लगती है। वो कहती है, मेरी शादी एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे 3 फादर हैं, मेरा हाथ ग्रूम को कौन देगा? थोड़ी देर रुककर वो कहती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरा ग्रूम कौन होगा? जीन कहता है, पहली प्रॉब्लम तो असली है, लेकिन ग्रूम के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। ली पूछती है, कैसे? वो जवाब देने ही वाला था कि एक आदमी अलास्कन हस्की के साथ आता है, जिसे ली आर्चरी कंपटीशन में जीता हुआ कुत्ता समझ लेती है। वो कुत्ते के साथ खेलती है और भाग जाती है। जिन उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे भागता है। देर हो चुकी थी, लेकिन ली कॉफी पीने के लिए कैफे जाने की जिद करती है। वो जिन के लिए कई कप्स बनाती है, लेकिन वो कॉफी नहीं पीता। वो अलग अलग फ्लेवर्स बनाती है। जिन मना कर देता है और उसे कहता है, घर जाओ। हालांकि ली उसे पिलाने के लिए डिटरमिन्ड थी, यहाँ तक कि उसे कॉफी पिलाने के लिए उसके ऊपर भी चढ़ जाती है। जिन मना करता रहता है। पहले से ही नशे में ली हेलुसिनेट करती है और जिन को अपने अलास्कन हस्की के रूप में देखती है। वो कहती है, अगर तुम इसे पीना नहीं चाहते तो हम इसे साथ में पियेंगे। एक घूंट लेती है और फिर जिन को किस कर लेती है, उसे कुत्ता समझकर। वो उसके गालों को पिंच करती है और जिन हैरान रह जाता है। ली जिन के कंधे पर सो जाती है। वो उसे सुला देता है। अगली सुबह वो उसके लिए एक हैंगओवर ड्रिंक और ब्रेकफास्ट तैयार करता है। जब वो उठती है तो उसे जिन का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था, हैंगओवर ड्रिंक और ब्रेकफास्ट कर लेना। ली ये देखकर खुश हो जाती है।
इसी बीच डॉक्टर जिन अपने क्लिनिक जाते हैं, लेकिन पिछली रात के किस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। वो जिस भी लड़की को देखता है उसे ली की याद दिलाती है जो किस मांग रही हो, जिससे वो एंग्सियस हो जाता है। वो अपने ऑफिस जाता है, लेकिन उसके पेशेंट्स भी उसे ली जैसे लगते हैं जो उसे कह रहे हो मुझे फिर से किस करो, जिससे वो काम रहने की कोशिश करता है। ली नोटिस करती है कि उसके क्लियर अलाइनर्स गंदे हैं। उसी समय जिन अपने फोन को घूर रहा था ली के मैसेज का इंतजार करते हुए। वो सोचता है कि क्या उसे पिछली रात का कुछ भी याद है। उसे जो भी मैसेज मिलता है उसे लगता है कि वो ली का है। उसकी नर्स उसे कई रिपोर्ट्स भेजती है जिससे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। जिन वरीड हो जाता है और नर्स पूछती है क्या आप किसी स्पेशल पर्सन के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। जिन और भी नर्वस हो जाता है। नर्स समझ जाती है और कहती है लाइब्रेरी जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगी। जिन लाइब्रेरी जाता है और नर्वसली इधर उधर टहलने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात के बारे में ली से कैसे बात करे। शाओ उसे टहलते हुए देखती है और ली को बताती है। वे दोनों नीचे जिन को देखते हैं, कंफ्यूज्ड होकर कि वो क्या कर रहा है। ली उससे बात करने का फैसला करती है। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो। जिन नर्वस होकर जवाब देता है मैं बस वॉक कर रहा था। ली कहती है कि वो मिल्क टी लेने जा रही है, तो जिन बात करने का मौका पाने के लिए उसके साथ चला जाता है। ली उससे पूछती है पिछली रात क्या हुआ था। जिन सीधे जवाब नहीं देता, लेकिन कहता है तुम मुझे पिछली रात अपने कैफे ले गई थी और बहुत सारी कॉफी बनाई। तुम मुझे उसे पिलाने की कोशिश करती रही। ली को कुछ भी याद नहीं था और वो अपने अलाइनर्स के बारे में बात करने लगती है। जिन उसे बताता है उन्हें साफ करो और चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आओ। वो पिछली रात का इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे अलाइनर्स गंदे हैं क्योंकि तुमने कॉफी पी थी। लेकिन ली को अभी भी कुछ याद नहीं आता। फिर उसे कुत्ते को किस करना याद आता है, लेकिन जिन उसे ये नहीं बताता कि उसने असल में उसे किस किया था, कुत्ते को नहीं। बाद में कैफे में पार्ट टाइमर्स बताते हैं कि कुछ चीजें गायब हैं। वे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और ली खुद को जिन को किस करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है। माई और ओयुइन फुटेज को बार बार रिप्ले करती है, ली को टीज करते हुए। एम्बेरेस होकर ली कंप्यूटर बंद कर देती है। क्लिनिक में डॉक्टर जिन बेसब्री से ली का इंतजार कर रहे थे। वो नर्स से कहते हैं उसके चेकअप के लिए सब कुछ तैयार करो, लेकिन ली उनसे मिलने में बहुत एम्बेरेस्ड थी। वो इसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी और उनसे बचने के बहाने ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि उन्हें मैसेज भेजने से भी बच रही थी। फिर ओयुइन उसे याद दिलाती है तुम्हें आज लाइब्रेरी में काम करना है, तो ली इसे डॉक्टर जिन से मिलने से बचने के बहाने के रूप में यूज करती है। वो लाइब्रेरी चली जाती है। इसी बीच शाम को जिन अभी भी ली का इंतजार कर रहा था। नर्स उसे बताती है ली ने मैसेज किया है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत काम है। जिन डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लाइब्रेरी में ली की एक फ्रेंड बुक्स डोनेट करने आती है। वो ली का मजाक उड़ाती है कि उसकी जॉब कम पेइंग है और कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अपने वेल्थी फियांसे से मिले महंगे गिफ्ट्स और डायमंड रिंग दिखाती है। जिन लाइब्रेरी आता है और शाओ उस फ्रेंड को बताती है ये ली का बॉयफ्रेंड है। ली की फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को जिन से इंट्रोड्यूस कराती है और हैंडशेक ऑफर करती है, लेकिन जिन खुद को ली का बॉयफ्रेंड बताता है और उसका हाथ नहीं मिलाता। उसके जाने के बाद ली खुश हो जाती है कि जिन आ गया। जिन फिर पूछता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, लेकिन ली जवाब नहीं देती, बजाय इसके उसके होंठों को घूरती है। जिन को किस याद आ जाता है। वो उसका अटेंशन पाने के लिए उसका नाम लेता है और ली नर्वसली कहती है मैं लाइब्रेरी में बिजी थी और तुम्हें बताना भूल गई। इसी बीच माई का अपने नए बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और वो हार्ट ब्रोकन थी। वो अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती है। हर कोई गुस्से में था, खासकर डेंग। उसे चीयर अप करने के लिए डेंग उन्हें एक क्लब में ले जाता है। वे सब डांस करना शुरू कर देते हैं, खासकर माई और डेंग, जबकि ओयुइन एक वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देती है। डॉक्टर जिन और यू चेंग वीडियो देखते हैं और क्लब की ओर भागते हैं। उन्हें क्लब के अंदर जाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अंदर वे चारों पोकेमॉन सॉन्ग बजाकर एक फन एटमॉस्फेयर बनाते हैं और सब डांस करने लगते हैं। डॉक्टर जिन और यू चेंग आखिरकार अंदर पहुंचते हैं। यू चेंग ओयुइन को ढूंढता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। डॉक्टर जिन एक बहाना बनाते हैं, ली और मैं यहाँ क्लबिंग एंजॉय करने आए थे। फिर वो उसे ढूंढने के लिए ली को ले जाते हैं। यू चेंग वियन को टेज करना शुरू करता है, लेकिन वो चली जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो अभी भी इमेच्योर है। उसे उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करना अच्छा आइडिया नहीं लगता। उसके एक कॉलीग ने उसे ये भी बताया था कि डॉक्टर जियांग उसके लिए यू चेंग से बेहतर मैच है। वियन टैक्सी लेती है और घर चली जाती है। यू चेंग को समझ नहीं आता कि वो क्यों चली गई। इसी बीच डॉक्टर जिन भी ली को ढूंढते हैं और जाने से पहले डेंग और माई को गुड बाय कहते हैं। डेंग और माई अभी भी डांस कर रहे थे। डेंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की बजाय माई के साथ टाइम बिताता है ताकि उसे चीयर अप कर सके। अगले दिन ली अपने पहले बुक साइनिंग इवेंट में बिजी थी और क्राउड का सामना करने में बहुत नर्वस थी। डॉक्टर जिन उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं 20 योगा स्क्वाट्स करो। ये हिलेरियस था। ली हिम्मत जुटाती है और क्राउड का सामना करती है। क्राउड उससे उसकी बुक के बारे में सवाल पूछता रहता है। वे पूछते हैं क्या ये तुम्हारी लव स्टोरी पर बेस्ड है? क्या तुम्हारी बुक का लड़का असल जिंदगी में तुमसे शादी कर चुका है, या क्या तुम शादी करने वाली हो? ली नर्वस हो जाती है। बाद में ली और सिया अपने होटल रूम में एक हॉरर फिल्म देख रही थी। वे दोनों डर जाते हैं। शिया रूम से चली जाती है, लेकिन ली मूवी देखना चाहती है। वो अकेले नहीं देख पाती और डॉक्टर जिन को इसके बारे में बताती है। वो उसके साथ कॉल पर रहता है और वे साथ में मूवी देखते हैं। वे दोनों कॉल पर ही सो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर जिन ली से मिलने लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन शिया उसे बताती है वो अभी तक बुक साइनिंग इवेंट से नहीं लौटी है। जिन ली की बुक खरीदता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। ये असल में ली की लाइफ के बारे में थी। ये इस बारे में थी कि उसने अपने पेरेंट्स की लड़ाइयों का कैसे सामना किया। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर फोकस
फोकस नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर शाओ नाम का एक लड़का उसकी लाइफ में आया। उसने ली को उसकी पढ़ाई में हेल्प की और कहा, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम भी मेरी तरह हांगकांग यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हो। ली उससे प्रॉमिस करती है, मैं एडमिशन पाने के लिए मेहनत करूंगी। प्रेजेंट में वापस आते हुए ली इवेंट के बाद अपने एडिटर के साथ लौटती है। वे एयरपोर्ट से निकलते हैं और तभी जिन ली को मैसेज करता है और कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। ली छिपने लगती है क्योंकि उसने 4 दिनों से अपने बाल नहीं धोए थे। फिर उसे जिन का कॉल आता है। वो बहाना बनाती है, मैं अभी तक नहीं लौटी हूँ। लेकिन जिन उसे ढूंढ लेता है और उसका झूठ उजागर कर देता है। वे दोनों एयरपोर्ट से निकलते हैं। जिन ली के बाल देखता है और कहता है, ये ऑयली है। ली एम्बेरेस्ड होकर भाग जाती है। अगले दिन ओयुइन और माई ली को बताती है, शाओ लौट रहा है। ली खुश और सरप्राइज्ड होती है। इसी बीच शाओ डॉक्टर जिन से मिलने जाता है क्योंकि वे 8 साल से फ्रेंड्स थे। ली वरीड थी क्योंकि अगर शाओ उसकी बुक पढ़ेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसने कहानी में उनकी शादी के बारे में लिखा था। ओयुइन और माई उसे इस बारे में टीज करना शुरू कर देती है। जिन और शाओ साथ में डिनर करने जाते हैं। शाओ जिन को बताता है, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसे डिनर पर ले जाऊंगा। वो जिन से पूछता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इसी बीच डेंग हार्ट ब्रोकन था क्योंकि उसका अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, जिसने उसका चेहरा तक नोच लिया था। वो माई के साथ रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है। बातचीत के बीच में डेंग सबटेली माई से अपने प्यार का कन्फेस करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो इसे डायरेक्टली कन्फेस नहीं कर सकता। ली शाओ के बारे में सोच रही थी। उसे याद आता है कि कैसे उसने उसका हाथ पकड़ा था और उसे उसकी मॉम डैड और उनकी लड़ाइयों से दूर ले गया था। शाओ ली को सैटरडे को डिनर के लिए इनवाइट करता है। ली मान जाती है। उसके बाद जिन भी ली को सैटरडे को डिनर के लिए इनवाइट करता है। ली बहाना बनाती है, मैं एक रिलेटिव से मिलने जा रही हूँ। जिन को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। वो ली की बुक पढ़ना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि बुक की स्टोरी ली की लाइफ पर बेस्ड है। वो सोचता है कि क्या शाओ सच में एग्जिस्ट करता है। जब वो इसके बारे में सोच रहा था, शाओ उसे मैसेज करता है और बताता है, मैं इस सैटरडे एक लड़की के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। अगले दिन शाओ ली से मिलने कैरल्स कैफे जाता है। ली उसे देखकर खुश होती है क्योंकि वो उससे सालों से नहीं मिली थी। वो उसे लंच के लिए एक अच्छी जगह ले जाता है। वो उसे यूएस में अपने बेस्ट फ्रेंड और हाउसमेट के बारे में बताता है जो डॉक्टर जिन है। शाओ ने उसे भी यहाँ इनवाइट किया था। डॉक्टर जिन और ली एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिन को एहसास होता है कि जिस लड़के के बारे में ली ने अपनी बुक में लिखा था वो उसका बेस्ट फ्रेंड शाओ है। शाओ ली को एक नेकलेस देता है। ये देखकर जिन जेलस हो जाता है और अकेले पीता है। ली घर जाती है और शाओ को लिखा अपना लव लेटर पढ़ती है जो उसने उसके लिए लिखा था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया था। जिन ने भी इस लेटर के बारे में ली की बुक में पढ़ा था और उसे 8 साल पहले मिला लव लेटर याद आता है जो ली ने शाओ के लिए लिखा था। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि लव लेटर उस एड्रेस पर आया था जहां जिन और शाओ हाउसमेट्स थे, लेकिन रिसीवर का नाम बर्फ की वजह से धुंधला हो गया था। जिन ने लेटर रिसीव किया। ये जानने के लिए कि लेटर किसके लिए था, वो उसे खोलता है और पढ़ता है। ली ने लेटर में शाओ के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। वो सेंडर का नंबर कंफर्म करने के लिए कॉल करता है। ली कॉल उठाती है। जिन लेटर पढ़ने के लिए अपोलोजाइज करता है। वो उसे बताता है, मैं शाओ का हाउसमेट हूँ लेकिन शाओ घर पर नहीं था, इसलिए मुझे लेटर चेक करना पड़ा। वो ली से प्रॉमिस करता है जब वो लौटेगा तो मैं उसे लेटर दे दूंगा। ली एम्बेरेस्ड हो जाती है तो वो जिन से पूछती है, लेटर को जला दो और शाओ को इसके बारे में मत बताना। प्रेजेंट में वापस आते हुए ली वरीड थी कि जिन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। अगले दिन जिन का सीनियर डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्टर्स को 6 महीने के लिए अब्रॉड भेजा जा रहा है, तो इसके बारे में सोचो। जैसे ही जिन इसके बारे में सोच रहा था, वो ली को सड़क के ऑपोजिट साइड पर साइकिलिंग करते हुए देखता है। वो उसका पीछा करने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन ली पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। जिन दुखी था क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या ली सच में शाओ के वापस आने का इंतजार कर रही है और क्या वो अभी भी उससे प्यार करती है। अगले सीन में सब लोग स्कीइंग रिजॉर्ट जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जिन और शाओ ली के बैग्स ले जाते समय टकरा जाते हैं। ली अपना बैग लेती है और चली जाती है। डेंग और माई भी पहले की तरह नहीं लड़ रहे थे। रूम सिलेक्शन शुरू होता है जिसमें सभी लड़कियां एक रूम में चली जाती हैं। सब डिनर के लिए बैठते हैं। शाओ ली के लिए उसका फेवरेट स्पाइसी फूड लाता है। हालांकि डॉक्टर जिन उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, ये बहुत स्पाइसी है। शाओ हार मानने से इनकार करता है और कहता है, चलो बस थोड़ा सा। लेकिन जिन राउंड टेबल को घुमा देता है और उन दोनों के बीच टेबल घुमाने का एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। ये सबको खाने से रोकता है। आखिरकार ली के पास डॉक्टर जिन की बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। डिनर के बाद सब स्कीइंग करने जा रहे थे, लेकिन ओयुइन और यू चेंग जाने से मना कर देते हैं। ली को उन दोनों को देखने में मजा आता है। फिर वो डेंग और माई को नोटिस करती है जो एक दूसरे से फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे, जो उनके यूजुअल फाइट से बिल्कुल अलग था। वो पूछती है, क्या तुम दोनों अब साथ हो गए हो? लेकिन दोनों मना कर देते हैं। बाद में सब स्कीइंग के लिए दूसरों को ज्वाइन करते हैं, लेकिन अचानक शाओ गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। जिन और ली उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता, जिससे ली पैनिक होकर रोने लगती है। क्या हो रहा है? वो क्यों नहीं उठ रहा है? हालांकि शाओ अचानक उठकर हंसने लगता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हें एंटरटेन करने के लिए एक्टिंग कर रहा था। जब हम छोटे थे तो तुम छोटी छोटी बातों पर आसानी से रो देती थी। ली रोती रहती है तो शाओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, रोना बंद करो प्लीज, आई एम सॉरी। इससे जिन फिर से जेलस हो जाता है तो वो शाओ के पास दौड़कर जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है,
आई एम ग्लैड यू आर ओके। फिर सब दोबारा स्कीइंग करने चले जाते हैं। इसी बीच माई अपनी बिकिनी में स्विमिंग पूल के पास बैठी थी। डेंग आता है और उसे एक टॉवल से कवर करते हुए कहता है मेरे साथ स्विम करो। माई जवाब देती है मुझे तैरना नहीं आता। डेंग फिर उसे एक स्विमिंग ट्यूब पर बिठाता है और उसे स्विम कराता है। अपनी बातचीत के दौरान वे रिवील करते हैं कि वे कॉलेज के दौरान एक कपल थे, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। वे दोनों ने दूसरे लोगों को डेट किया, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं था क्योंकि वे अभी भी एक दूसरे को पसंद करते थे। बाद में सब एक गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं जहाँ हारने वाले को पीना पड़ता है। डेंग सजेस्ट करता है चलो मोनोपोली खेलते हैं, जहाँ हर किसी को एक कॉमन क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अगर वे सही जवाब देते हैं तो वे अपना हाथ ऊपर रख सकते हैं, वरना उन्हें पीना होगा। शुरुआती क्वेश्चंस बुक्स और गेम्स से रिलेटेड थे। हालांकि डेंग फिर अल्टीमेट क्वेश्चन पूछता है क्या तुम उस पर्सन के साथ हो जिसे तुम प्यार करते थे या आप प्यार करते हो। वो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील करने के लिए पूछता है। माई और डेंग दोनों अपने हाथ ऊपर रखते हैं। यू चेंग अपना हाथ उठाता है और कन्फेस करता है मैं उस पर्सन के साथ हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। ओयुइन का जिक्र करते हुए शाओ भी ली के लिए अपना हाथ उठाता है। ली भी अपना हाथ उठाती है, हालांकि जिन ने अभी तक अपना हाथ नहीं उठाया था। यू चेंग उसे टीज करता है कम ऑन तुम अब हार नहीं मान सकते, खासकर जब तुम्हारा लव राइवल यही है। जिन प्रेशर में आकर पीता है फिर अपना हाथ उठाता है, हालांकि पीने के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। यू चेंग उसे उसके रूम में ले जाता है। माई ली से पूछती है तुमने किसके लिए अपना हाथ उठाया था। ली रिवील करती है मैंने डॉक्टर जिन के लिए उठाया था। माई खुश होती है और कहती है डॉक्टर जिन ने भी तुम्हारे लिए अपना हाथ उठाया था। ली इस पर विश्वास नहीं करती और कहती है उसने जरूर इसलिए उठाया होगा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। माई एक्सप्लेन करती है ऐसा नहीं था, वो शाओ और तुमसे जेलस था। उसने अपना हाथ उठाया क्योंकि वो शाओ से हारना नहीं चाहता था। ली ये सुनकर खुश हो जाती है। बाद में डॉक्टर जिन उठता है और यू चेंग उससे पूछता है तुमने अपना हाथ इतनी देर से क्यों उठाया। जिन एक्सप्लेन करता है मुझे लगा ली ने अपना हाथ शाओ के लिए उठाया था, वो उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। यू चेंग उसे बताता है असम्पशंस बनाना बंद करो, अगर वो तुम्हें पसंद करती है और तुम हार मान लोगे तो तुम पछताओगे। इससे जिन अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। बाद में वो सो नहीं पाता। ली उसके रूम में उसे चेक करने आती है क्योंकि उसका दरवाजा खुला था। वो उसके आने की आहट सुनकर सोने का नाटक करता है। ली नोटिस करती है कि उसका ब्लैंकेट ठीक से नहीं लगा है और कहती है यू चेंग हमेशा ओयुइन पर इतना फोकस्ड रहता है कि वो अपना रूम ठीक से लॉक भी नहीं करता। वो ब्लैंकेट ठीक करती है और उसे बताती है तुम हमेशा दूसरों को उनके दांतों के बारे में लेक्चर देते रहते हो, लेकिन तुम खुद बिना ब्रश किए ही सो जाते हो। फिर वो लाइट्स बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर जिन के करीब आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है और ली नर्वसली कहती है मैं बस लाइट्स बंद कर रही हूँ थी। डॉक्टर जिन उसे किस करता है और ली शॉक में हांफ जाती है। इसी बीच यू चेंग और ओयुइन एक गेम खेल रहे थे और वो अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा देता है। ओयुइन बहुत खुश होती है और यू चेंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है जब तुम नशे में हो तो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, तुम बाद में पछताओगी। ओयुइन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं नहीं पछताऊंगी। इसी बीच माई और डेंग भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन वे करीब आने लगते हैं और किस भी कर लेते हैं। जिन शाओ के बारे में वरीड था और वो शाओ को अपने रूम में आते देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। शाओ को बर्फ में गिरने के बाद पीठ में चोट लगी थी, तो जिन उसकी इंजरी का इलाज करता है। शाओ जिन से पूछता है क्या तुम्हें लगता है ली मुझे पसंद करती है। जिन कहता है मुझे नहीं पता। शाओ कहता है मुझे भी ये सिचुएशन ऑकवर्ड लगती है, मुझे लगता है ली मुझे एक फ्रेंड मानती है और मुझे उसे डिसाइड करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। जिन चुपचाप सुनता है। अगली सुबह वे सब ओयुइन को ढूंढने जाते हैं, लेकिन यू चेंग को उसके रूम में उसके साथ देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो उन्हें बताती है यू चेंग पिछली रात मेरे साथ था। ली और जिन के बीच की सिचुएशन उनके किस की वजह से ऑकवर्ड हो जाती है। माई और डेंग बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे थे। असल में माई डेंग के लिए उसका फेवरेट फूड लाती है। ली उन्हें देखकर सरप्राइज्ड होती है। वे सब घर लौटने के लिए बस में चढ़ते हैं। तीनों कपल साथ बैठे थे जबकि शाओ पीछे अकेला बैठा था। वो समझ जाता है कि ली जिन को पसंद करती है और जिन भी उसे पसंद करता है। चाइनीज न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन के लिए ली शाओ के साथ अपने होम टाउन लौटती है। वो पहले अपनी मॉम से पिछले इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करती है। उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन के लिए ली की सारी फैमिली और रिलेटिव्स उसके घर आते हैं। हमें पता चलता है कि शाओ ली का डिस्टेंट अंकल है। उसकी मॉम सबको बताती है वो सिर्फ ली का ऑनलाइन नॉवल पढ़ने के लिए लौटा है। ली थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। वो शाओ और उसकी मॉम को बात करते हुए सुनती है। शाओ की मॉम नहीं चाहती कि शाओ ली के साथ रिलेशनशिप में रहे क्योंकि वो उसका डिस्टेंट अंकल है। वो कहती है वे एक ही फैमिली से हैं, इसलिए उनके बीच रिलेशनशिप सही नहीं है। वो शाओ को ये समझाने की कोशिश करती है। फिर ली और शाओ एक दूसरे से बात करते हैं और सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ली शाओ को बताती है मुझे जिन पसंद है। शाओ ये पहले से ही जानता था, तो वो उसे बताता है मुझे यकीन है जिन भी तुम्हें पसंद करता है और मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। लेकिन जिन दुखी था। उसे लगता है कि ली अभी भी शाओ को पसंद करती है और वे अब साथ हैं। ये सोचते हुए वो अपने डिपार्टमेंट के साथ अफ्रीका जाने का फैसला करता है। अगले दिन ली जिन को अपने और शाओ के बारे में बताने जाती है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन नर्स उसे बताती है जिन अफ्रीका जा रहा है। वो बहुत दुखी होती है और जिन से पूछती है क्या तुम मुझे सिर्फ एक पेशेंट
मानते हो? जिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन ली उसे रोक देती है और कहती है अफ्रीका एक डेंजरस जगह है, वहाँ वायरसेस हैं और करंटली वहाँ एक मलेरिया आउटब्रेक है, मत जाओ। लेकिन जिन कहता है मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ प्लान्ड है, अफ्रीका में सिचुएशन खराब है इसीलिए मुझे जाना होगा। तो ली दुखी होकर चली जाती है। ली ये सब माई को बता रही थी जब वो सड़क पर एक ऑर्फन लड़के को देखती है। ये वही था जिसकी सर्जरी जिन ने की थी। वो उसे देखती है और वो भाग जाता है। ली उसका पीछा करती है लेकिन एक साइकिलिस्ट उसे टक्कर मार देता है और वो गिर जाती है। उसकी ठोड़ी में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। उसके आसपास के लोग डॉक्टर जिन को कॉल करते हैं और उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। वो ली के साथ हॉस्पिटल भागता है और ओयुइन उसकी ठोड़ी की सर्जरी करती है। ली रिकवर हो जाती है। वो जिन को अपने और शाओ के बारे में बताने ही वाली थी लेकिन जिन उसे रोक देता है। इसी बीच माई और डेंग लड़के के बारे में पता करने के लिए ऑर्फनेज जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलने के लिए ऑर्फनेज छोड़ चुका है। लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। माई क्रिस से मिलने जाती है जो ऑर्फनेज में एक वॉलंटियर है। वो क्रिस के साथ अपना वीचैट शेयर करके और उसे मैसेज करके डेंग को जेलस करने की कोशिश करती है। इससे डेंग जेलस हो जाता है तो वो क्रिस के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। माई इसे एंजॉय कर रही थी। वो डेंग से कहती है मैं क्रिस को डेट करने पर विचार कर रही हूँ, जिससे डेंग गुस्सा हो जाता है। इसी बीच जिन ली को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। वो उसे उसके रूम में भेजता है और उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। ली उठती है और कैजुअल शॉर्ट्स पहनकर बाहर आती है। उसे नहीं पता था कि जिन अभी भी घर पर है। जिन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ली एम्बैरेस्ड होकर वापस अपने रूम में सोने चली जाती है। जिन एक बुक पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ ली के बारे में ही सोच सकता था। पिछले 1 घंटे से वो बार बार वही लाइन पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद ली बाहर आती है। जिन उसके लिए तैयार किया हुआ खाना लेने ही वाला था लेकिन ली उसे रोक देती है। वो शाओ के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करती है और उसे बताती है आई लाइक यू। उसी पल गैस स्टोव जलने लगता है। जिन उसे बंद करने जाता है और गलती से ली के गाल को छू लेता है। फिर वो उसे ठीक करता है और उसे किस करता है। वे अब ऑफिशियली एक कपल है। ली अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती है लेकिन वे जिन से नाराज होते हैं और कहते हैं जब उसे चोट लगी थी तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की। हालांकि जिन खुश था क्योंकि वो अब ली के साथ हो सकता था। वो उसे मैसेज करता है और कहता है मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा। अगले दिन जब जिन खाने के साथ ली के घर पहुंचता है तो उसे घर लॉक्ड मिलता है। जब वो उसे कॉल करता है तो वो पिकअप नहीं करती। वो उसके फ्रेंड्स को कॉल करता है लेकिन वे भी पिकअप नहीं करते। वो डेंग से पूछता है और डेंग उसे बताता है मुझे नहीं पता ली कहाँ है, लेकिन असल में वे ली को एक कैरोके बार ले गए थे। जब वो यू चेंग से पूछता है तो यू चेंग उसे बताता है वो एक कैरोके बार में है। जब ली को पता चलता है कि जिन उसे ढूंढ रहा है वो जल्दी से निकल जाती है। इसी बीच जिन उसे ढूंढ रहा था और कैरोके बार की तरफ ड्राइव करता है। वो ली को सड़क के दूसरी तरफ देखता है। वो उसकी तरफ दौड़ता है और उसे किस करता है। वो बहुत वरीड था क्योंकि उसने उसे पूरी सुबह नहीं देखा था और उसे देखकर रिलीव्ड महसूस करता है। बाद में शाओ जिन को सब कुछ बताता है और उससे कहता है ली का ख्याल रखना। जिन प्रॉमिस करता है मैं उसकी रक्षा करूंगा। शाओ फिर अपने करियर और काम पर फोकस करने के लिए चला जाता है। कुछ बुक सॉर्ट करते समय ओयुइन को माई और डेंग की उनकी डेट्स की एक फोटो मिलती है। उसने इसे संभाल कर रखा था। माई आती है और वे उससे सवाल पूछने लगते हैं। इसी बीच डेंग अभी भी क्रिस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के थ्रू क्रिस पर लगातार नजर रख रहा था। वो उसके हर मूव पर नजर रख रहा था। माई आखिरकार एक्सेप्ट करती है मुझे अभी भी डेंग के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। ओयुइन और ली डेंग को जेलस करने का फैसला करती है। जब डेंग उसे मैसेज करता है तो माई जवाब देती है मैं क्रिस के साथ डेट पर जा रही हूँ। डेंग जानता है कि वो झूठ बोल रही है। बाद में ली के घर में लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कुछ दिनों के लिए ओयुइन या माई के साथ रहने का फैसला करती है। जिन उससे पूछता है मेरे साथ मूव इन कर लो ताकि मैं तुम्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा सकूं। ली जिन के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो 1 महीने में अफ्रीका जा रहा था। जिन उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ले जाता है और पता चलता है कि वे जिन के लिए एक लड़की ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे। जिन ली को इंट्रोड्यूस कराता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पूरी फैमिली डिनर के लिए बैठती है। ली ज्यादा नहीं खाती क्योंकि वो अपना फिगर मेंटेन करना चाहती है। इससे उसे रात में भूख लगती है। जिन जानता है कि वो भूख की वजह से बीमार है तो वो उसे कॉल करके पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने आ रहा हूँ। ली अपने रूम में भागती है और धीरे धीरे उसकी ओर जाती है। वो जिन से कहती है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं किया, कुछ ऐसा जो हम सिर्फ रात में ही कर सकते हैं। जिन नर्वस हो जाता है लेकिन ली उसे रात में डोंगू सिटी घुमाने ले जाती है। जिन थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसीलिए उसने कभी डोंगू सिटी का नाइट व्यू नहीं देखा था। ली पहले उसे एक बड़े मील के लिए रेस्टोरेंट ले जाती है और फिर वे पूरी रात साइट सीइंग और एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जिन ली को उठाकर घर लाता है क्योंकि वो थककर सो गई थी। उसकी आंट और ग्रैंडपा उन्हें देखकर खुश होते हैं। इसी बीच यू चेंग और ओयुइन अपनी मैरिज रजिस्टर कराते हैं और यू चेंग उसका खासकर उसकी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखता है। माई की कार एक ब्रिज के सामने खराब हो जाती है। वो एक कपल को साइकिलिंग करते हुए देखती है और उसे वो टाइम याद आता है जब वो और डेंग इसी जगह पर साथ में साइकिल चलाते थे। वो डेंग को मिस करती है और वे कितने खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम हमेशा साथ रहेंगे। माई आखिरकार डेंग के लिए अपनी फीलिंग्स का सामना करती है और उसे कॉल करती है।
वो उसे याद दिलाती है शादी करने के बाद हमने अपनी वेडिंग के लिए एक फोटो शूट करने का फैसला किया था। वो उसे अपने प्लान्स के बारे में भी याद दिलाती है। मैं 26 साल की उम्र में शादी करूंगी, 28 में अपना पहला बच्चा करूंगी और 30 में दूसरा। वो उससे पूछती है क्या तुम क्रिस को डेट कर रही हो? माई उसे बताती है नहीं, मैं बस तुम्हें टीज कर रही थी। डेंग फिर पूछता है क्या तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं? वो उसे बताना चाहती है कि वो अभी भी उसे पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन डेंग खुद से सोचता है कि माई उसे फिर से एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगली सुबह ओयुइन एक प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो यू चेंग को नहीं बताने का फैसला करती है, लेकिन वो ली और माई को बताती है। वे शॉक्ड होकर पूछते हैं तुम इतनी काम कैसे हो सकती हो? ओयुइन उन्हें बताती है मैं यू चेंग को नहीं बताऊंगी क्योंकि वो फादर बनने के लिए रेडी नहीं है और मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। वो अबॉर्शन कराने का फैसला करती है। ली और माई उसे कहती है ध्यान से सोचो और यू चेंग से इस बारे में बात करो, लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहती। हालांकि ली इसे अपने तक नहीं रख पाती तो वो जिन को बता देती है। वो तुरंत यू चेंग को कॉल करके बता देता है। ली जिन पर बहुत गुस्सा होती है। यू चेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसका रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि उसे पता है। वो उसे बताती है तुम्हें इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। यू चेंग उससे पूछता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अभी भी यंग हो और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाओगी। यू चेंग उसे अबॉर्शन कराने से मना कर देता है। इसी बीच ली यू चेंग को बताने के लिए जिन पर गुस्सा थी। जिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है यू चेंग को जानने का हक है क्योंकि वो फादर है, लेकिन ली सुनने के मूड में नहीं थी, वो गुस्सा थी। इसी बीच यू चेंग उसे बताता है मैं फादर बनने के लिए रेडी हूँ, हम एक हैप्पी फैमिली होंगे, लेकिन वो सुनने से मना कर देती है। यू चेंग गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। ली जिन पर गुस्सा थी और अपने रूम में चली जाती है। चारों में से कोई भी सो नहीं पाता। बाद में ली जिन का घर छोड़कर जा रही थी। जिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, हालांकि ली उसे इग्नोर करती है और चली जाती है। यू चेंग ओयुइन से बात करने के लिए कैरल्स कैफे पहुंचता है। वो कहता है पिछली रात तुम पर चिल्लाने के लिए आई एम सॉरी, और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ये बेबी हमारी लाइफ्स में बहुत सारी हैप्पीनेस ला सकता है। मैं बेबी का ख्याल रखूंगा। ओयुइन कहती है बच्चा पालना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। यू चेंग उसे बताता है मैं सब कुछ हैंडल करूंगा और मेरे पेरेंट्स भी हमारी हेल्प करेंगे। यू चेंग उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ओयुइन अभी भी सोचती है कि उसका फैसला सही है। यू चेंग अपसेट होकर चला जाता है। ओयुइन फिर ली को डांटती है तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा और जिन को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, लेकिन माई ने भी अपना प्रॉमिस तोड़ा था क्योंकि उसने डेंग को बता दिया था तो वो भी मुश्किल में थी। डेंग सबको ट्रीट देने ले जाता है और सब बहुत पीते हैं। ली नशे में धुत होकर जिन से लड़ती है और रोने लगती है। ओयुइन जिन को मैसेज करती है और उसे वहाँ बुलाती है। जिन आता है और ली को ले जाता है। ओयुइन दुखी महसूस करती है और यू चेंग को मिस करती है। इसी बीच जिन ली के साथ घर पहुंचता है। उसकी मॉम पहले से ही वहाँ थी। ली को नशे में देखकर ली की मॉम गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि जिन उसका फायदा उठा रहा है। ली उसे रोकती है और कहती है आई एम इन लव विद जिन। वो जिन की ओर इशारा करती है और कहती है हे इज माई बॉयफ्रेंड। उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। सीन कट होता है। जिन ली की मॉम को घर ड्रॉप करने जाता है। उसकी मॉम शुरू में जिन को डांटती है, लेकिन जिन उसे कन्विंस कर लेता है और कहता है मैं ली से प्यार करता हूँ और हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। वो उससे प्रॉमिस करता है अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत हुआ तो मैं सबसे पहले उससे अपोलोजाइज करूंगा। जिन फिर ली को घर ले जाता है और उसे सुला देता है। ली नींद में जिन के बारे में सोचती रहती है। जिन ली से प्रॉमिस करता है मैं तुमसे किया अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा और तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। वो कहता है मैं सबसे पहले अपोलोजाइज करने वाला बनूंगा। अगली सुबह ली और जिन वापस नॉर्मल थे। ली खुश थी कि जिन ने उसकी मॉम को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया और उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में कन्विंस कर लिया। इसी बीच यू चेंग 3 दिनों से घर नहीं आया था। वो जिन को कॉल करके उससे बात करता है और कहता है मुझे लगता है ओयुइन अभी भी मुझे एक बच्चा मानती है और बेबी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती। जिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अगर ओयुइन तुम्हें भी एक बच्चा समझती तो उसने तुम्हें क्यों चुना। वो कहता है वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी इनोसेंस और चाइल्ड लाइक नेचर को पसंद करती है। वो ये भी कहता है वो नहीं चाहती कि तुम बड़े हो और तुम्हें उसे समझना चाहिए। डेंग माई के घर जाता है और उससे पूछता है क्या तुम क्रिस के साथ डेट पर गई थी? माई जवाब देने ही वाली थी कि डेंग और सवाल पूछने लगता है। उसकी जेलसी साफ दिख रही थी। वो माई को लेकर इनसिक्योर था। माई उसे याद दिलाती है जब हम रिलेशनशिप में थे तो तुम दूसरी लड़कियों से बात करते थे। मैं भी तुम्हारी तरह इनसिक्योर थी, लेकिन मैं तुम्हें बताने से डरती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम गुस्सा हो और मुझसे ब्रेकअप कर लो। वे दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और आखिरकार वापस साथ आ जाते हैं। इसी बीच जिन अगले दिन अफ्रीका जा रहा था। ली दुखी थी तो जिन उसे कंसोल करता है और वे कुछ क्वालिटी टाइम साथ बिताते हैं। ओयुइन घर जाती है और दुखी होती है कि यू चेंग वहाँ नहीं है। यू चेंग घर आता है और उसे टेरेस पर ले जाता है जहाँ उसने उसके लिए एक नाइस मील तैयार किया था। ओयुइन उसे बताती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब भी मैं घर आती थी तो तुम्हारे बारे में सोचती थी। मुझे लगता था कि शायद तुम घर पर मेरा इंतजार कर रहे होगे। यू चेंग उसे हक करता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम
मेरे बारे में सोच रही हो तो मैं घर आ गया होता। वो उससे प्रॉमिस करता है, मैं तुमसे फिर कभी नहीं लड़ूंगा और बेबी के बारे में तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। वे दोनों आखिरकार सुलह कर लेते हैं। ओयुइन बेबी रखने का फैसला करती है। हालांकि जिन और ली दुखी थे क्योंकि उन्हें 6 महीने तक अलग रहना पड़ेगा। वे दोनों बहुत दुखी थे। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ली की माम अक्सर उसका ख्याल रखने के लिए उससे मिलने आती है। जिन को ली से वीडियो कॉल पर बात करने का ज्यादा समय नहीं मिलता तो वो उनकी लव स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। वो अपनी स्टोरी में थोड़ा स्पाइस ऐड करती है। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी में उनकी पहली मीटिंग को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि बुक्स ढूंढते समय ली जिन से टकरा जाती है। इससे बुक शेल्फ गिर जाता है। जब वो बुक ढूंढती है तो उसे बुक शेल्फ के नीचे जिन मिलता है। उसे वो बुक मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था। 6 महीने बीत जाते हैं जबकि वो उनकी लव स्टोरी लिख रही होती है। यू चेंग और ओयुइन की शादी हो जाती है। जिन उन्हें खासकर ली को मिस करता है और डेंग उसे टीज करता है। इस बारे में ली दुखी हो जाती है। फिर उसे जिन का एक वीडियो कॉल आता है। वो रोती है और उससे पूछती है तुम कब वापस आ रहे हो। जिन उसे बताता है इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। ली दुखी हो जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ली अपनी सैडनेस को भूलने के लिए लाइब्रेरी जाती है। शिया बुक्स ऑर्गेनाइज करने में बिजी थी। ली उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है लेकिन वो गलती से बुक शेल्फ से टकरा जाती है और वो गिर जाता है। जब वो चेक करती है तो उसे बुक शेल्फ के नीचे जिन मिलता है। वो बहुत खुश और सरप्राइज्ड होती है। जिन ने उसे सरप्राइज देने के लिए ये सिनेरियो बनाया था। वे दोनों 6 महीने बाद मिलकर खुश थे। ली खुशी से रोने लगती है। जिन ली की बुक से कुछ लाइंस उठाता है और उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वो उसकी बुक से एक रिंग निकालता है और उसे प्रपोज करता है। ली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी लव स्टोरी हैप्पीली एंड होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।